आज मौसम बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। हेलो गाइस, दिस इज़ प्रणव प्रियदर्शी और आप हैं प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस में। गाइस, इधर बीच में कुछ दिनों तक गैप हुए थे, संडे का स्पेशल क्लासेस नहीं आ रहे थे। उसमें मैं कुछ तैयारी कर रहा था और हमारे घर का भी सेटअप कुछ गड़बड़ थे। परंतु आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी भी, और बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। उसका नेगेटिव भी बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और उसका पॉजिटिव भी। तो उन सारी बातों को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। वो टॉपिक है आपका नई शिक्षा नीति 2020, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दरअसल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया, इसलिए इसको नया नाम दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले 2-3 बार भी शिक्षा नीतियां आई, जैसे कि 1978 में आया था, 1986 में आया। उसके बाद हल्का सा उसी को अपग्रेड किया गया था 92 में, 86 को ही अपग्रेड किया गया था 92 में, और उसके बाद आपके बीच में आया फिर 2020 में। इसी नई शिक्षा नीति 2020 को ही अभी हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग इसको बोले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से हम लोग जान रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में भी चर्चा में रहा है और बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन गाइज, ये दरअसल ज़्यादा समझने वाली चीज़ थी, इसलिए मैं इसका बोर्ड का प्रयोग करने वाला हूँ और दोनों को डिफरेंसेस करके आपको समझाने वाला हूँ कि पहले क्या था और अभी चेंजेस होने के बाद क्या होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो 2020 में जो आए हैं, अभी जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, इसको इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 2022 से 23 तक लगेगा। उस बीच में बहुत सारे सिलेबस तैयार करना, इधर कोरोना का भी महामारी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं। ये सब चीज़ जब नए तरीके से जब कोई चीज़ को लाया जाता है तो वो चीज़ें परिवर्तन किए जाते हैं। इसलिए आप समझ लो कि इसको इम्प्लीमेंट करने में 2022, 23, 24, 25 तक भी जा सकता है। इसका कोई लिमिटेशन अभी तक नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 22-23 तक ये लागू हो जाएगा। अभी ये केवल योजना बना हुआ है, अब इसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने में उसको सरकार को बहुत ज़्यादा अभी जिद्दोजहद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, इसके बारे में पहले क्या थी एजुकेशन पॉलिसी, पहले क्या थी, अभी क्या है, ये सब सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे। साथ में इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है और पॉजिटिव क्या है और कौन सा चीज़ को छूट गया, ये फ्यूचर में क्या कितना परिणाम देगा, ये सभी चीज़ों को हम लोग एकदम कम से कम समय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब गाइस, यहाँ पर अगर हम लोग शुरू करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पहले की शिक्षा नीति कैसी थी और क्या था, उसका विभाग था, कौन से विभाग में थे और अभी क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको सबसे पहले इसका विभाग के बारे में जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब तक विभाग के बारे में नहीं जानोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि शिक्षा का विभाग कौन सा है, कैसे उसको संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ये जो पहले विभाग था वो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको हम लोग HRD मिनिस्ट्री भी बोलते थे, जिसको हम लोग HRD मिनिस्टर भी बोलते थे, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी के अंतर्गत में आपका शिक्षा आता था। ठीक है, इसी के अंतर्गत में आपका शिक्षा आता था। परंतु 2020 के बाद से ये चेंज कर दिया गया और इसके लिए एक सेपरेट बनाया गया। ठीक है, इसके लिए एक सेपरेट विभाग, डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। अब सिंपल होगा, शिक्षा मंत्रालय। अब जो भी डिसीजन होंगे, जो भी इसके बारे में सिलेबस जो तैयार होगा, वो ये करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये डिपार्टमेंट सारा का सारा चीज़ उसका तय करेगी। तो इसी के आधार पर नया एजुकेशन जो पॉलिसी आया है, अभी हम लोग आगे उसको चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड पॉइंट में देखें तो पहले वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी, वो था 10+2+3। यहाँ पर 10+2 ही ज़्यादा मायने हैं। अगर आप इस 10+2 को अगर समझ जाएंगे तो ये 3 आराम से समझ में आएगा, और इसी को डेवलपमेंट करके वहाँ पर 4 ईयर का किया गया। ये पहले क्या था, 10+2+3। उसके बाद यहाँ पर जो अभी जो बना है, जो नई शिक्षा नीति जो आई, उसमें क्या किया, 5+3+3+4, ये स्कूल लेवल का है। मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, ये स्कूल लेवल है। तो इसी पर पूरा का पूरा स्टोरी बना हुआ है। अगर आप इसको समझ गए कि 5+3+3+4 ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, अगर ये समझ में आ गया तो आपको हायर एजुकेशन आराम से समझ में आएंगे। जैसे ग्रेजुएशन और PG और PhD में ज़्यादा कुछ है नहीं,
हायर एजुकेशन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए, थोड़ा बहुत केवल उसमें चेंजेस हुए। लेकिन ज़्यादातर जो आपको यहाँ पर देखने को जो मिलेगा वो ये है कि 5+3+3+4 ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूरा का पूरा अगर आप समझ गए तो पूरी नई शिक्षा नीति एकदम आराम से आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या था। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना, इसको जोड़ने के बाद 10+2 को जोड़ने के बाद 12 ईयर होता है, और यहीं पर 5+3+3+4 को जोड़ने बाद यहाँ पर 15 ईयर होता है। यानी कि जो 12 साल जो पहले जो गवर्नमेंट के अंदर में जो भी विद्यार्थी होते थे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे 12th लेवल तक हम लोग स्कूलिंग का ही मानते हैं, तो यहाँ पर 12 साल तक वो गवर्नमेंट के नज़र में होते थे। अब यहाँ पर 15 साल तक रहेंगे। अब 15 साल ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं कि 3 साल वो और आगे पोस्टपोन किया, नहीं। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, इसका जो स्टार्ट हो रहा है ना, पहले जो हो रहा था, जो शिक्षा का जो पहला जो एडमिशन लेने का जो प्रोसेस था वो था 6 साल। वहाँ पर 6 साल में एडमिशन दिए जाते थे स्कूल में, उसी को अभी चेंज करके इसको 3 साल कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 साल में कितना बच्चा सीखेगा, तो यहाँ पर उस टाइप का सब्जेक्टली नॉलेज आपको नहीं देना है, सब्जेक्टली नॉलेज आपको यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। 3 साल में भले स्टार्ट हो रहा है, परंतु ये खेल कूद ये सब इंटरेस्टिंग के साथ में इसको पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरी बात है गाइस, जिसको ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है ना, ये जो सिस्टम है ये आपका वेस्टर्न डेवलपमेंट कंट्री जो भी वेस्ट में जो हमारे हैं जो कंट्री जो पश्चिमी देश हैं, उसमें ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसी के आधार पर वो सृजनात्मक शिक्षा का भी व्यवस्था किए हुए हैं, जिसके आधार पर वो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ के क्रिएटिव माइंड के होते हैं। तो ये कदम उठाया गया, परंतु अब देखना अभी कितना सक्सेस होगा। अभी मैं इसके बारे में जब नेगेटिव बताऊंगा तो इसका क्या कारण है तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। यहाँ पर ध्यान देना, इसका जो शुरुआत होगा वो होगा कितना साल से? 3 साल से। सिंपल ये समझ लो, यहाँ पर जो 12 साल का था वहाँ 6 साल से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर जो 15 साल का वो 3 साल से स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा उधर। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ 3 साल से स्टार्ट हो रहा है, अब 3 साल से बच्चों को एडमिशन कराया जाएगा। अब कहाँ कराया जाएगा तो इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा। पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण था, क्योंकि वो सब्जेक्ट के आधार पर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, रटना पड़ता था, बहुत सारे चीज़ को है ना, बहुत सारी चीज़ों को रटना पड़ता था। अगर रट के नहीं जाओ तो टीचर मारते थे, ये सब बहुत सारा चीज़ होते थे। परंतु अभी वाला क्या किया गया कि दबाव हटाकर इंटरेस्टिंग थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया गया। इंटरेस्टिंग किस तरह से? तो आप जैसे देखोगे यहाँ 6 साल से शुरुआत होता था, यहाँ 3 साल से। तो जब 3 साल से शुरुआत हो रहा है तो जाहिर सी बात एकदम बहुत बाल्यावस्था में छोटे छोटे बच्चे, तो उनके अंदर में कैसे हम इंटरेस्ट पैदा करेंगे? हमको याद है जब हम छोटे थे तो हम जल्दी स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि हमको ले जाने के लिए हमको 25 पैसा या 50 पैसा देती थी कि जाओ इससे चॉकलेट खा लेना और स्कूल जाना। तो बहुत जिद्दोजहद करने के बाद मैं स्कूल जाता था, पता नहीं क्यों, और मैं तो चला भी जाता था। और भी हमारे जो फ्रेंड लोग थे उनको तो उनके पेरेंट्स छोड़ने आते थे तो वो ऐसे रोते थे जैसे लगता था उनको कोई जेल में छोड़ रहा है। तो जेल में छोड़ने जैसा वैसा लगता था कि वो इंटरेस्ट ही नहीं लगता था, डरते थे टीचर से। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मेरी एक छोटी सी मेरी बहन है श्रेया, जिसका वीडियो के लास्ट क्लिप में भी जो बोलते हुए आप लोग को सुनाई देता होगा, वो अभी जा रही प्ले स्कूल में। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब आप उनके साथ में जब बैठोगे तो वो उल्टा आपको पढ़ाएंगे बहुत सारा चीज़, एकदम पूरा एज ए टीचर वो करके आपको पूरा मारेगी भी, पढ़ाएगी भी और दुलारेगी भी, बहुत सारा चीज़। तो वो बच्चे कैसे सीख रहे हैं अभी? इसका मतलब ये है कि अभी के जो एजुकेशन है बच्चों को खेल खेल में सिखाना है, खिलाते हुए पढ़ाते हुए, मतलब उनको नाच गा कर कविता गा कर सिखाना है उनको। अब उस तरह से बोरिंग वाला नहीं पढ़ाना है कि पढ़ो ये 4 एप्पल ऐसे करके रिपीट कर करके, नहीं। अब उसको एकदम इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ाना है। वो बच्चे खेलते खेलते सीखेंगे। बॉल के बारे में उनको बॉल देना है और उसको बोल कर केवल बता देना, लो बेटा बॉल, तो ऐसे वो बॉल पकड़ेगा। फिर वो जो भी चीज़ें वो सीखेगा वो खेलते खेलते में सीखेगा। ये चीज़ें हैं यहाँ से 3 साल से किया गया। अब यहाँ पर सोच लो, यहाँ जब 3 साल में जब एडमिशन होगा तो कोई ड्रेस कोडिंग वैसा कंपलसरी नहीं किया गया। बच्चे को जैसा मन होगा साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर उसको स्कूल में भेज देना है, और वहाँ पर खेल की सारी शिक्षण सामग्रियाँ उपस्थित होंगी जिसके आधार पर बच्चे पढ़ेंगे। आप एक चीज़ सोचो, जब हम लोग स्कूल नहीं जाते थे तो उसका कारण क्या होता था? एक तो टीचर से डरते थे, दूसरा क्या होता था कि वहाँ पर ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो टीचर जो पढ़ाएंगे वो इंटरेस्टिंग के साथ में खेलेंगे, बच्चों के साथ में खेलेंगे। ये 3 साल वाले जो बच्चे जो एडमिशन लेंगे स्कूल में उनके साथ में खेलेंगे और वो खेल खेल कर पढ़ाएंगे। तो बच्चे क्या होंगे, उनका इंटरेस्ट जागेगा, नए नए फ्रेंड बनेंगे, तो वो जल्दी से जल्दी
स्कूल जाने का वो प्रयास करेंगे और वहाँ पर जाकर सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 3 साल वाला, ये ध्यान रखना, 3 साल से इसका स्टार्टिंग हो रहा है और इसका पहले से 6 साल। वही इसका जो पहले वाली जो शिक्षा व्यवस्था थी वो दबावपूर्ण था और स्टूडेंट को ज़्यादा उसमें मौका नहीं दिया जाता था कि आप ये सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करो, वो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करो, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो बाउंड्री है इसको बाद में खोल दिया गया है, अभी मैं आगे चर्चा करूँगा। इसके बाद अभी वाला में क्या इंटरेस्टिंग बनाया गया। तो अब यहाँ पर ये चीज़ समझो, ये स्कूल लेवल का था, ये स्कूल लेवल का था 10+2। अब जो हमारा जो स्कूल लेवल होगा वो होगा हमारा 5+3+3+4, जो हमारा 15 साल तक रहेगा। 15 साल तक आप स्कूल में पढ़ोगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ो, जैसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12 तक तो देती है सर्टिफिकेट वो। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हो ग्रेजुएशन में, तो आपको यूनिवर्सिटी देती है सर्टिफिकेट। तो उसी तरह से 15 साल तक आपका स्कूलिंग होगा। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक स्कूलिंग होगा, स्कूल के ही शिक्षा आप प्राप्त करोगे। अब यहाँ से हम लोग समझना शुरू करते हैं एक एक चीज को। 5+3+3+4 ये क्या है, इसको अगर समझ गए तो पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम लोग स्टार्टिंग करें 5, है ना, स्टार्टिंग वाला जो है 5। अब बच्चा 3 साल में एडमिशन लिया, है ना, 3 साल में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उसको 5 साल तक क्या क्या करना है वो आप लोग ध्यान दीजिए। इस 5 साल को 2 भागों में बांटा, एक तो 3 साल में बांटा और एक 2 साल में बांटा। अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 साल के बच्चे जो रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे, उसी से सीखेंगे। और उसके बाद 2 साल जो रहेगा वो आपका 1 और 2 क्लास रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं है, बिना एग्जाम लिए बच्चों को क्लास 2 तक कर दिया जाएगा। उनकी सिर्फ खेल का मतलब लिया तो जाएगा, मतलब नॉर्मली ऐसे ही कि बोलो बेटा ये क्या है, तो बॉल है, ये क्या है, तो ऐसे करके पेन है, बुक है, इस तरह से केवल नाम वगैरह पहचान कर उसको बस ऐसे ही नॉर्मली पास कर देना। मतलब सब्जेक्टली एग्जामिनेशंस यहाँ पर नहीं होंगे क्लास 2 तक, कोई भी एग्जामिनेशन। इसी स्टेज को, जो पहला जो स्टेज है 5 वाला, उसको बोला गया फाउंडेशन स्टेज, जिसको हम लोग बुनियादी स्टेज भी बोल सकते हैं। बुनियाद तैयार करने का स्टेज ये हो गया। अब गाइस अगर हम लोग 3 को समझे तो 3 को समझने के लिए इसको मिटाना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने अभी 5 वाला चर्चा किया था जिसमें क्या था, 3 साल प्ले था, उसके बाद क्लास 1 और क्लास 2, इसके बाद इसमें और आप जोड़ो 3, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 3 साल जोड़ दो। 3 साल में क्या करना है, इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया प्रिपरेटरी स्टेज, ठीक है, इसका नाम दिया गया प्रिपरेटरी स्टेज। आप इसको प्री मिडिल स्टेज भी कह सकते हो, प्री मिडिल स्टेज भी कह सकते हो। इसमें क्या है, जब आप 3 साल ऐड किए हो तो इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, तो एक तो आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदी, खोरठा, कुछ भी जो आपका मातृभाषा है, जो मदर टंग है, जो आप क्षेत्र से बिलोंग करते हो, उसमें कुछ भी आपको रीजनल लैंग्वेज एक से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से मेन स्टडी, एक्चुअल स्टडी आपका स्टार्ट होता है। एक्चुअल में स्टडी आपका यहाँ से शुरुआत होता है, ये 3 साल वाला जो ऐड हो रहा है। अब अगर हम लोग 2 के बाद अगर 3 साल को ऐड कर रहे हैं तो ये क्लास कितना कितना डेवलप करेगा, 3, 4 और 5। इसी को प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया। तो आपका 3, 4 और 5 यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो हम लोग बोलते थे, तो ये हमारा शुरुआत होता है 5वीं क्लास तक, और उसमें आपको दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, और साथ में एक्चुअल स्टडी यहाँ पर शुरू होगा। अब जब स्टडी शुरू हुआ है तो एग्ज़ाम भी हो गए, तो यहाँ पर एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश का शिक्षा को, इसमें इंग्लिश के शिक्षा को बोला गया है कि अगर स्कूल चाहेगी तो दे सकते हैं और नहीं चाहेगी तो नहीं। अब इसमें क्या होगा, सो मैं अभी नेगेटिव पॉइंट में इसको बताऊंगा कि इसमें क्या कारण है। सो अगर गवर्नमेंट स्कूल अगर चाहेगी तो इंग्लिश का जो एजुकेशन वो तो दे नहीं सकेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे विलेज एरियाज़ के स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज ही दिए जाएंगे। बट ये किसी भी हायर जो बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें आपका ये इंग्लिश का शिक्षा हमेशा कंपलसरी रहेगा। एक तबके को आप इंग्लिश
इंग्लिश से वंचित करोगे और एक तबके को आप इंग्लिश से बहुत ज़्यादा उसको प्रकांड विद्वान बनाओगे। तो ये क्या दोनों बच्चे एक साथ कोलैबोरेशन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये निकल कर आता है। जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका सभी ने सभी एक एक पॉइंट में आपका नेगेटिव पॉइंट भी निकलेगा, जिसको मैं लास्ट में चर्चा करूँगा। उसको आप इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए गाइस, ये हो गया हमारा 3। उसके बाद 3 साल हम और ऐड कर दे रहे हैं इसमें, ये वाला, ठीक है। 3 साल जब ऐड किए तो बच्चे और 3 साल कितना जाएंगे? 6, 7 और 8, यानी कि मिडिल स्कूल में वो पहुंच गए। तो अब जब मिडिल स्कूल में पहुंचे तो उसका नाम दिया गया मिडिल स्टेज। तो यहां पर जो आपको ऐड किया गया वो किया गया कंप्यूटर एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन और साथ में वोकेशनल कोर्स भी कराए जाएंगे, जैसे कि टेक्निकल, इसमें माली का कार्य सिखाया जाएगा, बढ़ई का कार्य सिखाया जाएगा, माली बागवानी है ना, ये सब जो भी चीज़ें हैं इसमें सिखाई जाएगी, सिलाई का। एक कंप्यूटर का एजुकेशन तो आपको लेना ही है। उसके बाद जो ऐड किया वोकेशनल यानी टेक्निकल, आपको कुछ सीखना है तो यहाँ पर माली का, बढ़ई का, बागवानी, सिलाई ये सब सिखाए जाएंगे। और साथ में जैसे पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, तो वो सब भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर मिडिल स्कूल में ले सकते हो। वो सब सब्जेक्ट आप 6, 7 और 8 में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे ये सब चीज़ें पढ़नी है। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा कि मैं इसी सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना कंपलसरी है। जो कंपलसरी है वो तो आपके हैं ही हैं, साइंस है, मैथ्स है और एसएसटी है। ये सब जो चीज़ें हैं इसमें से आपका जो एक और लैंग्वेज जो ऐड होगा वो होगा इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज आप सिंपली ये समझो, आप चाहे हिंदी पढ़ लो या फिर जो भी आपका जो भारतीय जो लैंग्वेज है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पहले जो थी साइंस, मैथ और एसएसटी वगैरह ये सब तो रहेंगे ही मिडिल स्कूल में। ये सब ऐड हो रही है, जैसे कि माली, बढ़ई, सिलाई, ये सब जो एक्स्ट्रा जो कार्य है। उसके बाद पेंटिंग, म्यूजिक, अगर आपको इसमें भी अगर इंटरेस्ट है तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लेकर पढ़ सकते हो। और ये जब आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेकर जब पढ़ोगे तो आप चाहोगे तो इसको बाद में इसको मेन सब्जेक्ट भी बना सकते हो। ये इसमें ऐड किया गया मिडिल स्कूल से ही। अब थोड़ा सा बच्चे इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ सकते हैं, ये सब पढ़ने के साथ साथ में वो ये सब भी चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर भी एक नेगेटिव चीज़ें निकल कर आती है जिसको मैं लास्ट में चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर क्या हुआ, मिडिल स्कूल में आपको कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाएगी, साथ में वोकेशनल कोर्स भी आपको करने होंगे। और एक चीज़ें हैं जो आपका जो मेन है साइंस, मैथ और एसएसटी, ये तो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आपको एक इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जिसमें से आप हिंदी वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपका भारतीय लैंग्वेज है। उसके बाद गाइज ये 3 तक हो गया हमारा। अब अगर हम लोग 4 की चर्चा करें, अब अगर हम लोग इसमें 4 ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 + 3 + 3 + 4। अब जब हम 6, 7, 8 जब पढ़ लिए, अब इसके बाद अगर 4 क्लास हमारा डेवलप होगा तो कौन सा क्लास होगा? तो जाहिर सी बात है 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लास डेवलप होंगे। यानी कि आप स्कूल लेवल तक के यहाँ पर पढ़ोगे, यानी कि आपका 12th लेवल तक का एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। अब इस स्टेज को क्या बोलेंगे? इसको दिया सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम दिया? सेकेंडरी स्टेज। अब ये जो सेकेंडरी स्टेज है 9, 10 और 11, 12, ये तो पहले आप लोग 10th क्लास में ही बोर्ड लिखते थे, लेकिन अब नहीं लिखना होगा, ये अब डायरेक्ट 12 तक आपका कंटिन्यूअस पढ़ाई होगा। अब इसमें क्या क्या ऐड किया वो हम लोग को देखना चाहिए। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा सेमेस्टर वाइज, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन कैसा होगा? सेमेस्टर वाइज, जैसे कि हमारा ग्रेजुएशन में होता था। अभी सारे यूनिवर्सिटी में उस तरह का लागू कर दिए, तो यहाँ पर आपका 9, 10 और 11, 12 में जो है आपका सेमेस्टर वाइज होगा। होता क्या था, पहले ईयरली एग्जामिनेशन लेता था, तो जाहिर सी बात है बच्चे लास्ट में जनवरी में, दिसंबर से शुरू करते थे पढ़ने के लिए, और वो लास्ट में सीरियस होते थे। अब क्या होगा कि हर 6 महीने में एग्जामिनेशन होगी, तो यहाँ पर सिलेबस भी आपके कम रहेंगे, आप कम चीज़ों को सटीक अच्छे तरीके से पढ़ोगे। और इस तरह से सेमेस्टर वाइज आपको, यानी कि यहाँ पर कैसे एक साल में अगर 2 एग्जामिनेशंस लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको 8 एग्जामिनेशंस लिखेंगे
12th तक आपको 8 एग्जामिनेशंस लिखना पड़ेगा। ये सेमेस्टर वाइज में 6-6 महीने में एग्जामिनेशंस होंगी और ये सब सभी का नंबर आपको ऐड करके लास्ट में दिए जाएंगे। तो ये आपका नियम यहाँ से मिल रहा है सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशंस में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम लोग 10th जब पास होते थे तो हम लोग के पास बहुत सारा कन्फ्यूजन होता था कि कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले। होता क्या था, साइंस में हमको बायोलॉजी पसंद है और फिर इधर हमको एसएसटी में ज्योग्राफी पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, पॉलिटिकल साइंस पसंद है और हमारा लैंग्वेज पेपर पसंद होता था। तो क्या होता था कि हम उस तरह से ले नहीं पाते थे। अगर 10th क्लास में जो कंपलसरी जो हमारे सब्जेक्ट होते थे उसको पढ़कर आगे बढ़ जाना होता था, परंतु यहाँ पर ये चीज़ें ओपन कर दिया गया। यहाँ पर कोई आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का कुछ भी वैसा सेक्शन नहीं रहने वाला है। जो पहले था वो सब का सब यहाँ से 2022-23 से अगर ये लागू हो जाती है, अगर ये शिक्षा नीति, तो ये सब खत्म कर दिए जाएंगे और उसमें आपका ना आर्ट्स पता चलेगा, ना साइंस पता चलेगा, ना कॉमर्स पता चलेगा। अब क्यों नहीं पता चलेगा, सवाल तो आ रहा होगा। तो पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन क्या किया गया, तो अगर आपको आर्ट्स से 2 सब्जेक्ट पसंद है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल, तो आप आर्ट्स से ले लिए। अगर आपको कॉमर्स से अकाउंट पसंद है तो आप अकाउंट ले लिए। वहीं आपको साइंस से मैथ्स और फिजिक्स पसंद है तो आपने क्या किया, मैथ्स और फिजिक्स ले लिया। तो जब 2-2 सब्जेक्ट्स करके सभी से आप ले लिए हो कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से, नहीं, क्योंकि उसमें तो कंबाइन हो गया। तो कंबाइन होने के कारण से ये आर्ट्स वाला, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, ये जो चीज़ें थी इसको हटा दिया गया। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाली जो बात थी वो हटा दिया गया और इसको कंबाइन कर दिया गया है। अब बच्चे चाहे जिसमें भी इंटरेस्ट होंगे वो उसको ले सकते हैं। तो पहला क्या है, सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होगा। दूसरा क्या है, तो यहाँ पर आप जो भी एक कंबाइंड सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए कोई बर्डन नहीं, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। इस तरह से ओपन कर दिया गया। आप 2 सब्जेक्ट्स आर्ट्स से, 2 सब्जेक्ट साइंस से और 1 सब्जेक्ट कॉमर्स से, इस तरह से भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पर जो तीसरा जो चीज़ हुआ है वो हुआ है, यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग को अप्रिशिएट किया जाएगा। कहने का मतलब है सृजनात्मक चिंतन को। अब ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति कैसे हुई थी, मंगल पांडे ने कहाँ झंडा गाड़ा था, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना होगा वहाँ पर। अब जो पढ़ना होगा वो आपको क्रिएटिव माइंड का पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, अगर 1857 की क्रांति सक्सेस हो जाती, वो कंप्लीट हो जाता, तो क्या भारत आज़ाद होता, और भारत अगर आज़ाद होता तो उसका स्वरूप कैसा होता, ये सब चीज़ें आपको थिंकिंग करके पढ़ना पड़ेगा। गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाए तो इसका ये परिणाम हो, अगर वो नहीं चलाते तो क्या परिणाम होता। यानी कि आपको अब थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको अपने ही सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ें डेवलप की गई है क्लास 9, 10 और 11 में। आपको कोई भी चीज़ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पढ़ना है, रटा रटाया हुआ चीज़ को नहीं पढ़ना है। आपको अब यहाँ से थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलपमेंट करना होगा। अगर वो चीज़ें क्रांति हुई तो उसका क्या परिणाम पड़ा, उसका अगर सक्सेस नहीं हुआ तो उसका क्या नेगेटिव परिणाम पड़ा, ये सब सारी चीज़ों को आपको जानकारी रखना पड़ेगा। ये आपका यहाँ से होता है 9, 10 और 11 से। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में जब एडमिशन लेते हो तो ये सब जो थिंकिंग कैपेसिटी जो डेवलप करने हैं वो आपको यहीं से मिल जाएगा। सेकेंडरी स्टेज जो है उसमें आपको नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में शुरू से ही सिखाया जाता है वो सब चीज़ें। तो ये कोई ज़्यादा नया चीज़, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी नॉर्मल जो टीचर होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो बच्चों को इस थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलपमेंट करने के लिए उसको प्रयास करते हैं। वहीं आप एनसीईआरटी का कोई भी बुक को उठा कर देख लो, वहाँ पर आपको सेक्शन बनाकर दिया हो रहेगा कि आप इस पर भी चर्चा करें। तो जब चर्चा करें तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उस पर सोचना शुरू करेंगे, परंतु ये बहुत कम टीचर लोग करते हैं। ये बहुत कम टीचर लोग करते हैं कि एनसीईआरटी का बुक का जो राइट साइड या लेफ्ट साइड जो सेक्शन बनाकर दिया हुआ रहता है कि इन्हें भी देखें या इन्हें क्लास में चर्चा करें, उसमें दिशा निर्देश दिया हुआ रहता है, परंतु वो करते ही नहीं, जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये कोई ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। इसमें एक चीज़ परिवर्तन ये हुआ है कि इसमें फॉरेन लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, यानी कि विदेशी भाषा। इसमें एक चीज़ क्या है ऐड हुआ, इसमें विदेशी भाषा आप पढ़ सकते हो। अब विदेशी भाषा कुछ भी हो सकता है,
फ्रेंच पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ो, चाइनीज़ भाषा को यहाँ से हटा दिया गया अभी, है ना। अब इसका हटा देने का पीछे कारण क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। अगर चाइना हमारे देश की भाषा को जानकर हमारे ऊपर कुछ भी वो नया नया चीज़ को अगर बना रहा है, तो जाहिर सी बात है यार, हम जब उसकी भाषा को नहीं जानेंगे तो कैसे हम उसको बनाएंगे। तो यहाँ से चाइना को लैंग्वेज को एक हटाया गया, बाकी आप फॉरेन लैंग्वेज को आप पढ़ सकते। तो क्या क्या मिला, पहला हमारा सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन है। उसके बाद क्या है, तो इसमें कंबाइंड सब्जेक्ट कर दिया गया कि आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको सबसे अच्छा लगता है। उसके बाद आप एक फॉरेनर भाषा को चूज कर सकते हो, यानी कि विदेशी भाषा को सिलेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको जो भी भाषा में इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ का जो एजुकेशन जो दिया जाएगा 9, 10 और 11, 12 में, वो आपको दिया जाएगा थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलपमेंट करने वाले वैसे एजुकेशन दिए जाएंगे। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ समझना कि ये चीज़ें यहाँ से क्यों कराए जा रहे हैं, 9, 10 और 11, 12 से क्यों कराए जाएंगे। अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो, जो हमारे बैच के जो हैं वो सब अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग ध्यान रखना है, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उनको फिर से डीपली क्यों पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि आप डायरेक्टली आप समाज में रहकर काम करने वाले, और अगर आप सभी चीज़ों को, सामाजिक व्यवस्था को अगर आप नहीं समझोगे, अगर आपके उसके आने वाले परिणाम को आप आकलन करने के लिए अपने दिमाग को डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होने वाला है, इस दंगा के बाद क्या प्रभाव होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगा। और ये सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए, उसको प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब SST के भाग उसको पढ़ने पड़ते हैं। आप सोच लो उतना ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है। वहाँ पर साइंस और ये सब चीज़ें बहुत कम, लेकिन आपको SST के भाग को ज़्यादा मात्रा में आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उनको थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलपमेंट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में आपको उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन की, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले होता था BA, BSc, है ना, और BCom, ये सारे चीज़ें हटा दी गई। क्यों हटा दी गई, तो मैंने पहले कारण बताया कि आप जब सेकेंडरी स्टेज में थे उस वक्त आपने क्या किया था, सब्जेक्ट कंबाइन कर दिया। अब इसको समझने के लिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रहो, आपने किसी शादी के पार्टी में गया और दोनों तरफ से लगा हुआ है, एक तरफ नॉनवेज खाने लगा हुआ है और एक तरफ वेजिटेरियन खाना लगा हुआ है। अब आपने क्या किया, इधर से 2 चिकन का टंगड़ी उठाकर अपने प्लेट में डाल लिया और उधर से पनीर जाकर डाल लिया, तो क्या होगा कि क्या आप नॉनवेज या वेजिटेरियन कहलाओगे। आप तो दोनों ले लिए हो, तो आप क्या करोगे कि अब दोनों लिए हो तो एक तो सेपरेट आपको मिल नहीं सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जब आप साइंस का कुछ 2 सब्जेक्ट उठाए थे और फिर आर्ट्स का 2 सब्जेक्ट उठाए थे, तो क्या आपको सेपरेट आर्ट्स का बोला जा सकता है या फिर सेपरेट साइंस का नहीं बोला जा सकता है। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, तो वहाँ पर जैसे आप कंबाइन किए तो यहाँ पर क्या हो गया कि ग्रेजुएशन में आपको BA और BSc और BCom जैसे चीज़ों को हटा दिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, ये हमारा हो गया स्कूल लेवल का। अब जो 4 साल जो ऐड होगा, ये होगा आपका यूनिवर्सिटी। अब ये 4 साल में क्या क्या है, पहला जो है वो सर्टिफिकेट, दूसरा है डिप्लोमा, और तीसरा आपका डिग्री, और चौथा है आपका रिसर्च। ठीक है, रिसर्च। अब इसको एक चीज समझो, पहले होता था ग्रेजुएशन में, उसमें री एंट्री कराया जाता था। एक बार एंट्री कर लिए तो आपको पूरा का पूरा साल पढ़कर निकलना होता था। उसके बीच में अगर आप छोड़े तो अगर कम समय तब तो फिर ले लेता था वहाँ के प्रोफेसर लोग, वहाँ के कॉलेज लोग। बट होता क्या था कि अगर आप 1 साल 1.5 साल छोड़ दिए हैं, आपके पास किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया और आपने वो शिक्षा नहीं हासिल किया ग्रेजुएशन में, तो होता क्या था कि आप फिर से जब नेक्स्ट टाइम करना चाहते थे तो आपको फिर से एडमिशन लेना होगा और फिर से आपको शुरू से लास्ट तक पढ़ना होगा, यानी कि 3 साल ग्रेजुएशन में। अब यहाँ पर क्या हुआ से समझो, यहाँ पर री एंट्री का सुविधा दिया गया। री एंट्री का सुविधा कैसे, तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि आप ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन ले लिए, अगर पहला साल में एडमिशन लिए और पहला साल एडमिशन लेकर आपने एग्जामिनेशन लिखा और पास कर गए, तो पास होने के पश्चात आपको क्या मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। पहला फर्स्ट ईयर का मिलेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। वहीं आप दूसरे साल अगर पास कर लेते हो तो आपको मिलेगा ग्रेजुएट
डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। फिर तीसरे साल अगर आप पास कर लेते हो तो यहाँ मिलता है आपको डिग्री। जहाँ पर डिग्री मिल जाता है तो ये तीनों के होने के पश्चात ही आप किसी जॉब को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और समझना, अगर आपने थोड़ा सा और टाइम देकर चौथा साल भी पढ़ लिया, चौथा साल पढ़ लिया, अब पढ़ना यहाँ पर क्या है, रिसर्च करना है। आपको कोई ना कोई ऐसा पीएचडी जैसा टॉपिक चूज करना होगा और उसके आधार पर आपको रिसर्च करना होगा उस टॉपिक पर, और उसका एक पेपर आपको जमा करना होगा। अगर आप इसमें पास हो गए तो आपका 4 साल इधर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले अभी मैंने क्या बताया कि बीच में अगर कोई छोड़ देता था तो उसको फिर से शुरू से पढ़ना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो फिर अगर वो री एंट्री करता है, आगे पढ़ना चाहता है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर पढ़ना चाहता है तो वो फिर वो डिप्लोमा से पढ़ेगा वो, और डिप्लोमा से पढ़ते हुए फिर आगे के जितने वो शिक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है। कि अगर वो बीच में छोड़ा है तो जहाँ से छोड़ा है उसको फिर से आगे वहाँ से मौका दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सर्टिफिकेट तक पढ़ा था, डिप्लोमा का फिर 3 महीना पढ़ा था, तो बोलेगा अरे प्रोफेसर साहब हमको तो बस डिप्लोमा के बाद हमको पढ़ने दीजिए, तो हमको आगे एडमिशन ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ से क्या होगा, इसको 3-4 महीना यहाँ पर पढ़ना ही पड़ेगा, यानी कि 1 साल आपको पढ़ना होगा, सर्टिफिकेट के बाद काउंटिंग होगा। और अगर वो डिप्लोमा से छोड़ा है तो फिर आपको डिप्लोमा के बाद का जो 1 साल होता है वो डिग्री के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके मन मुताबिक भी पूरा नहीं होने जा रहा है, मतलब ईयरली बांटा हुआ है। अब ईयरली में आप अगर कंप्लीट करके उसको छोड़ते तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीजें रिसर्च का है, ये हमको सबसे अच्छा लगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। अगर हमको अच्छा चीज अगर लगा तो ये है कि यहाँ पर रिसर्च करने का एक मौका दिया जाएगा। जो एवरेज जो देखा जाता है वो आपको मिलता है पीएचडी के टाइम में। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन से ही एक पेपर रिसर्च के लिए आपको दिए जाएंगे, आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। किसी चीज को लेकर आप रिसर्च करके आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। सोचो कि कितना ज्यादा आपका हायर थिंकिंग होगा कि अगर आप एक चीज को रिसर्च करके आप लिख लेते हो। अभी की समस्या क्या है मैं बताता हूँ। हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जितने भी ज्यादा स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर मतलब 5% को छोड़कर 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक पतली सी गेस पेपर के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो निकलता है एग्जामिनेशंस के 1-1.5 महीना पहले निकलता है, बस गेस पेपर पढ़कर जाता है और उसी से पूरा नंबर स्कोर करके आ जाता है। तो ये चीज़ें अब यहाँ से ये चीज़ें नहीं होंगी, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के पश्चात अगर वो इंटरेस्टेड है तो आगे रिसर्च कर सकता है, और नहीं है तो डिग्री तक अगर कर लिया तो कोई बात नहीं, वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। चाहे कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जो जॉब निकलेगा उसके लिए वो जॉब के लिए अप्लाई यहाँ पर डिग्री से ही कर सकता है। अब गाइज यहाँ पर एक चीज समझना, अगर ग्रेजुएशन में वो रिसर्च तक अगर पढ़ लिया 4 साल तक, तो उसको जो पीजी में जो पढ़ना होगा ना वो सिर्फ 1 साल पढ़ना होगा। 1 साल अगर आप पीजी में पढ़ते हो तो आपका पूरा का पूरा पीजी भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप डिग्री में छोड़े हो, अगर आप डिग्री में छोड़े हो तो या तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा या फिर आपको पीजी में 2 साल पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कंटिन्यूअस रहे हो और रिसर्च तक और अगर आपने रिसर्च तक कंप्लीट किया है तो आपको 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं किए, डिग्री में ही छोड़ के आप जॉब करने के लिए चले गए और फिर सोचे कि हमको पीजी करना चाहिए, तो आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। वहाँ पर इतने साल तक पढ़ना पड़ेगा। अब अगर हम लोग पूरा हायर एजुकेशन की बात करें पीएचडी के, तो उसमें से सिंपल आपका यही है कि उसमें एमफिल जो होता था पहले उसको हटा दिया गया, और एमफिल के जगह में आप डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो, और वो भी 4 सालों में आपको मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है। 4 सालों में वो आपको पीएचडी का सर्टिफिकेट देगा जिसमें आप डॉक्टरेट की उपाधि लिख सकते हो, और 4 साल में आपका वो पीएचडी कंप्लीट होगा। उसमें एमफिल के एग्जामिनेशंस को हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसमें अगर हम लोग पॉजिटिव अगर बातें करें कि इसकी पॉजिटिव बातें क्या है, अब गाइज इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अब लोग देखते हैं। अब इसका पॉजिटिव चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव चीज को अगर देखेंगे तो इसमें दिया गया है 6% जीडीपी लगाएगा। ठीक है, इसमें 6% मतलब एजुकेशन में वो 6% खर्चा करने वाले हैं। अब इस बात पर कितना जब तक लागू नहीं होता तब तक आप इस पर भरोसा मत करो, क्योंकि इससे पहले बहुत कम एजुकेशन में खर्च हुए हैं। तो 6% बोला जा रहा है कि जीडीपी इस पर खर्च किए जाएंगे। उसके बाद इसका जो है वो डिपार्टमेंट वाइज काम होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट
वाइज काम होगा। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग रहेगा, फी डिपार्टमेंट अलग रहेगा, इस तरह से सभी का डिपार्टमेंट वाइज अलग रहेगा। जिसका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट रहेगा वो सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम करेंगे। वहीं आप इसको देखोगे फ़ी के बारे में, यहाँ पर क्या है, फ़ी के बारे में। तो फ़ी लिमिटेशंस किया गया। फ़ी लिमिटेशंस कैसे किया गया, तो प्राइवेट स्कूल का मनमाना फ़ी वसूलने का आदत था। अब क्या होगा कि प्राइवेट स्कूल मनमाना फ़ी नहीं वसूल सकते हैं, उसको सेंट्रल के द्वारा यानी कि केंद्र के द्वारा उसको वेरीफाई कराना होगा, उसको ऑडिट कराना होगा, और ऑडिट कराने के पश्चात वो ग्रेडिंग करेंगे, वो स्कूल को ग्रेडिंग करेंगे। इस ग्रेडिंग के आधार पर उनका जो भी रैंक आएगा वो फिर गवर्नमेंट तय करेगा कि आप कितना फ़ी ले सकते हो और कितना आप खर्च कर रहे हो अपने विद्यार्थियों के प्रति। तो ये ग्रेडिंग वाला सिस्टम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। जैसे नैक की टीम है, सो अभी बड़े बड़े महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों का भी वो ऑडिट करते हैं और उसके बाद ऑडिट करने के पश्चात वो रैंकिंग करती है। तो इस तरह से वो फ़ी लिमिटेशंस के लिए सेंट्रल के द्वारा ऑडिट होगा और ऑडिट होने के बाद ये दिया जाएगा। वहीं आपको देखना होगा इसमें विदेशी विश्वविद्यालय, ठीक है, जो फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है उनको आमंत्रित किया जा रहा है हमारे देश में कि आप आओ और हम यहाँ पर आप अपना ब्रांच खोल सकते हो। जो बहुत ए ग्रेड जो यूनिवर्सिटी हैं उन लोग को आमंत्रित किया जा रहा है हमारे देश में कि वो यहाँ पर आएँ और यूनिवर्सिटी ओपन करें और वो चला सकते हैं अपने ब्रांच को भारत में। अब इसी में से मैं आपका नेगेटिव पॉइंट भी निकलने वाला है, इसलिए आप लोग इसको बारीकी से समझो। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को हमारे भारत में आमंत्रित किया जा रहा है कि यहाँ पर आप ब्रांच खोलो और यहाँ पर पढ़ाओ। अब इसका मैं बताता हूँ इसका कारण क्या होगा और इसको क्यों इसको बुलाया जा रहा है। इसको ये निजीकरण का बढ़ावा दे रहा है। अगर हम किसी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को हम अपने देश में बुला रहे हैं और हमने ऐसे यूनिवर्सिटी निर्माण किए हैं जो विश्व के 100 यूनिवर्सिटी के अंदर में भी नहीं आते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जितना भी एजुकेशन व्यवस्था था आज तक वो सब चौपट कर चुके हैं ये सब, और वो अब विदेशी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ब्रांच खोलो। अब गाइस यहाँ ध्यान रखना, पहले जो होता था अपना जो जितना भी बड़ा बड़ा नेता लोग होता था, जो बड़ा बड़ा जो पूंजीपति वर्ग होते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते थे, फॉरेन भेजते थे। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो यहाँ पर विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रहे हैं जो फॉरेन में पढ़ाते थे, जहाँ पर बच्चे उनके पढ़ते थे। जो बाहर के जो टॉप 1 जो यूनिवर्सिटी हैं उनको भारत में बुलाकर यहाँ पर ब्रांच स्थापित किया जा रहा है। यानी कि अब जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े नेता के जो बच्चे हैं, वो क्या करेंगे कि वो विदेश ना जाकर अब घर में ही यहीं पर भारत में ही पढ़ेंगे। और इसके बाद इसका फ़ी का कोई भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि कैसे क्या फ़ी होगी और भारत में आने के बाद उसको किस तरह से कौन से नियम से आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो रैंकिंग का जो सिस्टम जो दिया गया है, रैंकिंग का जो सिस्टम दिया ये भी निजीकरण की तरफ बढ़ावा है। आप पूछोगे कैसे, तो आपको पता होगा कि प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग हमारा गवर्नमेंट स्कूल का क्या रवैया है। खुद एक गवर्नमेंट जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों भाई, तो उनको पता है कि सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है। वहीं आप देखोगे नवोदय विद्यालय और केंद्र विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए पूरा मारा मारी है। वहाँ पर बच्चों के एडमिशन कराने के लिए हर ऑफिसर लोग चाहते हैं कि जल्दी मेरा बच्चा का एडमिशन हो जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन व्यवस्था अभी भी कुछ हद तक सही है। फिर आप हायर एजुकेशन में जाओगे, जो गवर्नमेंट जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अभी भी एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ प्रयास किया जाता है। क्यों, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत एजुकेशन वहाँ पर है। लेकिन विडम्बना ये है कि आपका भारत का एक भी विश्वविद्यालय इस 100 विश्वविद्यालय के अंतर्गत में नहीं आता है, इसलिए वो बाहर से विश्वविद्यालय मंगा रहे हैं। आपको रैंकिंग करवाएंगे और रैंकिंग कराने के पश्चात जो गवर्नमेंट स्कूल का जो हाल होने वाला वो तो आपको पता ही है कि क्या है उसका स्थिति। उसके बाद गैस एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना, जो 3 साल से जो प्ले स्कूल का जो बताया जा रहा था कि बच्चे खेल खेल कर सीखेंगे, तो ये प्राइवेट स्कूल में ही ज़्यादा शोभा देगा। आप गवर्नमेंट स्कूल में सोचोगे कि मैं यहाँ पर कर लूँ ये प्ले वाला, तो बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इससे पहले आपको याद होगा आंगनबाड़ी केंद्र जो खोला गया था, क्या वहाँ बच्चे नहीं जाते थे पढ़ने के लिए? जाते थे। तो उनको सिर्फ सत्तू खिलाकर भेज दिया जाता था, और अगर कोई हाथ में कॉपी वगैरह दे देते थे उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, क्या होता था कि बच्चे वहाँ आंगनबाड़ी से उसको भारत, पाकिस्तान, चीन, भूटान सब अलग करके लाते थे
और इस तरह से अलग कर कर लाने के कारण आज भी आंगनबाड़ी के बच्चों को जो हाल है वो तो आप समझ सकते हो। और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं उनका कंपेयर आप कर सकते हो अच्छी तरीके से। एक और नेगेटिव पॉइंट है ये पूरा का पूरा व्यवस्था केंद्र पर आधारित हो गया है, ठीक है। अब ये जितना भी डिसीजन लेगा, पहले क्या होता था कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यानी कि समवर्ती सूची के आधार पर डिसीजन लिया जाता था एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेकर या अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट को लेकर जो भी चीज़ें वो चेंजेस करना चाहते हैं। लेकिन अब जो निर्णय लेगा वो सिर्फ लेगा केंद्र, सेंट्रल लेगा। अब वो गॉड फादर हो गया, अब जो जैसा बोलेगा हर एक राज्य में वैसे ही नियम कानून बनेंगे। अब यहाँ पर ये भी एक नेगेटिव पॉइंट निकल कर आते हैं। कुल मिलाकर बात ये आता है कि आप चाहे लाख भी एजुकेशन पॉलिसी बना लो, मैं किसी भी गवर्नमेंट या किसी पॉलिटिकल इशू से नहीं बोल रहा हूँ, एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ कि आप लाख एजुकेशन पॉलिसी बना लो, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल को डेवलपमेंट नहीं करते हो और साथ में आप अगर टीचर्स की बहाली नहीं करते ज़्यादा मात्रा में, आप चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा आप एजुकेशन पॉलिसी बना लो, वो कभी भी ग्राउंड लेवल में सक्सेसफुल साबित नहीं होगा। ये मेरा दावा है। आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब तक आप टीचर की बहाली नहीं करते, आप म्यूजिक का एजुकेशन देना चाहते हो, आप बागवानी का शिक्षा देना चाहते हो, अरे शिक्षा देगा कौन? आपका तो सब्जेक्टली वाइज भी यहाँ पर शिक्षा देने वाला शिक्षक नहीं है। सब्जेक्टली वाइज आपने इशूज़ किया? कभी नहीं इशूज़ किए हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पेंटिंग को सीखेंगे, हमारे बच्चे म्यूजिक सीखेंगे, हमारे बच्चे कारपेंटर सीखेंगे? कैसे हो सकता है ये बिना टीचर का? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आदेश दे रहा है कि मैं टीचर्स की बहाली ही नहीं करूँगा, वो निजीकरण के हाथों में भेजना चाह रहा है। अब गाइस यहाँ पर इतने सारे जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, वो अभी भी बहुत सारा एजुकेशन को परिवर्तन करने लायक है। हर एक गवर्नमेंट स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए जितोड़ प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट ये नहीं कर रही है। इसका जितना भी पॉलिसी बना है आप देख लो, ये ज़्यादातर आपका प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिशा निर्देश देंगे। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव जो है जिसके कारण से इसका विरोध हो रहा है। वहीं आप एक चीज़ और देख लो, जहाँ पर बागवानी का शिक्षा दिया जा रहा है, जहाँ पर बढ़ई का शिक्षा दिया जा रहा है, जहाँ पर सिलाई का शिक्षा दिया जा रहा है, वहाँ पर आपको कास्ट आधारित कार्य को भी नजर आएगा। कैसे आएगा कास्ट आधारित? ये बोलना बहुत बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ पर जो भी देख रहे हैं, हो सकता है वीडियो को डिसलाइक भी कर देंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर समझो कास्ट आधारित कैसे है। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं वो तो बहुत गरीब तबके के होते हैं, वो तो एकदम पुअर फैमिली से ही रहते हैं। अगर जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं वो कभी भी भूल चूक से भी गवर्नमेंट स्कूल भेजेंगे? नहीं भेजते हैं, वो हमेशा प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अब जो गरीब तबके के जो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन क्या दी जा रही है? वहाँ बागवानी का, वहाँ माली का यानी जाति आधारित कार्य, उसके बाद बढ़ई का, तो यहाँ पर जूता बनाने का, ये सब जो कार्य होता है वो सब देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आप देखोगे प्राइवेट स्कूल में तो वहाँ म्यूजिक का, पेंटिंग का, ये सब चीज़ें का एजुकेशन दिया जा रहा है। तो आप सोच लो, कभी भी हमारे दोनों बच्चे एक साथ कभी भी कोलैबोरेशन कर सकते? नहीं कर सकते। वो कास्ट आधारित एक तरफ निर्माण करना चाह रहे हैं, एक तरफ पूंजीपति वर्गों के बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भी निकल के आ रहे हैं। अब बहुत सारे लड़के होंगे, अरे थोड़ा सा देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देख लेना। जब आर्टिकल 45 को जब संशोधित किया गया था, क्या कहा गया था? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी थी कि उसको हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। बट हुआ क्या? उसको चेंजेस करके आप मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में ले आए हो 21 का ए में। अब 21 का जब ए में जब लाए हो तो उसमें क्या दिया गया? पेरेंट्स की जिम्मेवारी दे दी गई कि आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाते हो तो मत पढ़ाओ। मैं जो भी सुविधा देना चाहूँगा मैं स्कूल में दे दूंगा। साइकिल दूंगा, जूता दूंगा, चप्पल दूंगा, अंडा दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस टीचर नहीं दूंगा। अगर ये सब चीज़ें अगर आप देना चाहते हो तो कैसे आपका एजुकेशन, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा है, वेस्टर्न देश की भांति हमारा भी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा? यहाँ पर कास्ट आधारित मेंटलिटी बैठे हुए नेताओं का कैसे यहाँ पर हो सकता है उस तरह से? तो ये सब चीज़ें आपको सोचना चाहिए। और ये भी जब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जब बदला गया था, उस वक्त भी ज़्यादा कोई नहीं समझ में आया था कि क्यों बदला गया। सबको बहुत ज़्यादा नाच रहा था कि हमको बहुत
बहुत अच्छा मौलिक अधिकार में दे दी गई है, परंतु गवर्नमेंट के षड्यंत्र को कोई भी नहीं समझ सका। अभी जो दिया गया है मौलिक अधिकार में वो है आपका शिक्षा का अधिकार, RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अब अधिकार में क्या होता है कि आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रही। ये सब चीजें ध्यान रखना। जब भी गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को बदलती है और जब गवर्नमेंट की चलाने वाली नीतियां जब साफ नहीं हो तो जाहिर सी बात है उसमें शक तो आता ही है, और शक जब आता है तो ये सब चीजें निकल कर सामने आती हैं। आप ये चीज़ें ध्यान रखना। यही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पॉजिटिव और नेगेटिव। जितना भी समझाना था मैं समझा दिया। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो गया है, और ये पहली वीडियो है जो संडे स्पेशल क्लासेस में इतना लंबा गया है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू।